नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। दुनिया बदलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को गुस्सा नहीं आता था, ऐसा नहीं है कि पहले लोगों के रिश्ते खराब नहीं होते थे या बच्चों से संबंधित समस्याएं नहीं आया करती थी। लेकिन आज के युग में जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। लोगों के अंदर एक अलग ही किस्म की होड़ है, जिस होड़ के पीछे सब के सब भागे जा रहे हैं, एक अंधी रेस में भागे जा रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें जाना कहाँ है, मंजिल क्या है। और इन सब में, इस आंधी में हम कहीं खो रहे हैं। अपने अस्तित्व को कायम रखें, यही मेरी कोशिश रहती है। और मंथन में आज मैंने ऐसी एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो आपको आपके अस्तित्व से जोड़ने में मदद करेंगी। मेरी बहुत ही पुरानी मित्र भी हैं और एक ऐसी व्यक्तित्व है जिनके साथ मैंने अनगिनत शोज़ किए हैं। नाम है उनका शैली गुप्ता, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक ब्यूटी पेजेंट जीतकर वो मिसेस यूनिवर्स भी बन चुकी हैं। उसके बारे में मैं उनसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं शैली जी का। शैली जी वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप शैली जी? बस फर्स्ट क्लास एंड आई एम सो हैप्पी that you are with me today. अरे आपको नहीं पता मेरे अंदर कितनी जबरदस्त वाली खुशी है कि हम इतने सालों बाद आज फिर से साथ बैठ रहे हैं, साथ शो कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा शो के दौरान ही मिलते थे। एंड आई फील कि दैट सेम पॉजिटिव एनर्जीज आई एम सीइंग इन यू, यू हैवंट चेंज्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। असल में आप भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे मैंने आपको सालों साल में, कैसे 20 साल हो गए? आई थिंक सो, 20 साल लाइक मे बी वी वर 21 years, हाँ, 21 years पहले हम दोनों साथ में प्रोग्राम करते थे। हाँ। शैली जी, जैसे अभी 21 साल ये गुजरे हैं, उस वक्त जो मेरे क्वेश्चंस हुआ करते थे वो हमारी बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के हुआ करते थे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ, बहुत इनफैक्ट फेंगशुई के भी या वास्तु के लोग पूछते थे। हाँ। तो उनकी बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम होती थी और अब वही प्रॉब्लम पहले ज्यादा बुजुर्ग लोगों की यहाँ तक की प्रॉब्लम्स होती थी कि जब एक स्टेज पे पहुंचते थे तब उन्हें ऐसे लगता था। बट आजकल की जो बच्चों को मैंने देखा है, लाइफ हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स फॉर देम। बिल्कुल शैली जी, मुझे इसी चीज़ ने इतना डरा दिया है कि मुझे लगा कि मुझे आपसे आज फिर बात करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि पिछले 21 सालों में जो चीज़ें बदली हैं वो हमारे टेम्परामेंट में भी अब नजर आने लगा है ना। तो जो पहले हम कहते थे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बड़े होते होते, मतलब कुछ सालों बाद या शादी के इनिशियल ईयर्स में होते थे फिर खत्म हो जाते थे, आजकल ऐसा है ही नहीं। इनिशियल ईयर्स में हुआ और आपने डिवोर्स लिया, ये अचानक ऐसा हो गया? मतलब आपने तो डिवोर्स बोला ना, मैंने उस डिवोर्स में भी बहुत सारे से नेम्स, स्लीप डिवोर्स और स्लीप डिवोर्स जैसे अभी आ रहा है कि भाई अगर ठीक है आप साथ में नहीं सो पा रहे हैं, हाँ। मीनिंग लाइक अगर जैसे आप एक कमरे में नहीं रह सकते, जैसे हम लोग तो अगर हमारे हस्बैंड स्नोरिंग भी कर रहे हैं, हाँ। कुछ भी है या टेम्परेचर का है, हम लोग एडजस्ट कर लेते थे एंड एक म्यूचुअल सोल्यूशन पे पहुंचते थे, ठीक है। बट आजकल तो सीधे हो जाता है कि लाइक यू नो कि आप एक काम करें कि अगर भाई नहीं ऐसा हो रहा तो हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे। इनफैक्ट आर्किटेक्ट्स ऑल्सो when they make the house they say कि like हम अलग अलग रूम्स आपके बनाते हैं so that एक वाइफ का रूम हो, एक हस्बैंड का रूम हो, तो कई बार प्रॉब्लम्स है। तो मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट द कंसेप्ट्स नाउ। इवन अ स्लीप डिवोर्स इज अ वेरी बिग कंसेप्ट कि भाई आज आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है अपने हस्बैंड के साथ, या कोई टेम्परेचर का इशू है, एसी का और एनीथिंग, और स्नोरिंग हो रही है, व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम, देन यू स्लीप इन डिफरेंट रूम। सो द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज गोइंग ऑफ एक्चुअली। माय गॉड, मतलब शैली जी मैंने तो सुना ही नहीं था, ये मैं आज आपसे सुन रही हूँ। एक्चुअली आपके साथ बैठने का यही फायदा है कि बहुत नई बातें पता लगती है जो सोसाइटी में घट रही हो, जो शायद मैं अनअवेयर हूँ जिन बातों से। हाँ, बहुत मतलब लाइक रिलेशनशिप्स में तो डेफिनेटली इट्स लाइक माय वे और नो वे। ठीक है। तो इसमें आजकल क्योंकि देखिए हमारे उसमें थोड़ा एजुकेशन सिस्टम आ रहा था, लड़कियां अवेयर हो रही थी अपने, फिर भी एक ट्रेडिशनलिज्म थी कि जहां मम्मी पापा ने शादी करवाई या लव मैरिज है तो अगर दिस इज वन मैन विमेन और वन मैन विमेन, ये वाला कंसेप्ट था कि लाइक यू नो हमें आज निभानी है शादी को, ठीक है, कितने भी सैक्रिफाइसेस हो जाए पर बहुत हम निभा के चलते थे। तो हमारे में क्या क्वालिटीज डेवलप होती थी? मैं तो दर्शकों से पूछती हूँ कि आज हम अगर किसी के साथ इतने साल निभा लेते हैं तो क्वालिटीज क्या डेवलप होती है? जब आप मदर बनते हो तब भी आप अपने बच्चों के साथ निभाते हो, क्या क्वालिटीज डेवलप होती हैं? आई थिंक सो पेशेंस,
tolerance, and most of the qualities which are very good, हाँ. you know, which are actually needed for becoming a soul conscious being. बिकॉज हम बॉडी कॉन्शियस में क्या होता है, मेरा ईगो. बॉडी कॉन्शियस डजंट मीन कि हम सिर्फ शरीर को फिट रख रहे हैं, शरीर के प्रति कॉन्शियस है. बॉडी कॉन्शियस एक्चुअली मीन्स ईगो कॉन्शियसनेस, ईगो, सेल्फ, यू नो. सो अब हमारा क्या है, कलयुग है. चलो हम दोनों कलयुग के हो गए, एक आगे घोर कलयुग. हम कलयुग के थे तो भी हम, मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि हम बड़े सात्विक, बहुत सीधे किस्म के लोग हम लोग थे ना, पर हो सकता है कि कोई और ना हो. बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक होता है कलयुग, एक होता है घोर कलयुग. तो हम लोग घोर कलयुग में ही हैं, ठीक है, जिसमें एथिक्स एंड वैल्यूज इतनी लेस हो गई हैं क्योंकि ना हम टॉलरेट कर पाते, ना आजकल की जनरेशन में पेशेंस है, जिसे जेन जेड बोलते हैं. दे बिलीव इन शॉर्टकट एंड दे आर क्वाइट लेजी ऑल्सो. सो इन दैट केस हार्ड वर्क इतना रहा नहीं है. ठीक है, वर्किंग स्मार्ट इज अ गुड वे. इट्स नॉट कि भाई मजदूरों की तरह आप करो, बट आप ये देखो कि चलो अगर मैं कहती हूँ सक्सेसफुल भी हैं, बट क्या एथिक्स रह गए आजकल, वैल्यूज एंड एथिक्स नहीं है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए. बॉडी कॉन्शियस मीन हमारी आत्मा हो गई है तमो प्रधान. तमो प्रधान मीन यू नो कि भाई सारे जितने विकार होते हैं, एंगर, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट्स, जैसे बोलते हैं ना मोह किसी चीज, मोह माया. एंड देन भय बहुत हो गया, फियर, एंजाइटीज, बिकॉज ऑफ ऑल दीज विकार्स. जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो सब हमारे अंदर ज्यादा आ गई हैं. तभी लोग इतनी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस जल्दी आ जाता है लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर जो भी ये 5 विकार हैं वो सब आ गए हैं, ज्यादा परसेंटेज में बढ़ गए. उसको घोर कलयुग बोलते हैं, जिसमें आत्मा बहुत तमो प्रधान हो जाती है, तामसिक हो जाती है. अच्छा, ये अचानक चेंजेस आने शुरू हुए, जबकि मैं आजकल ये भी देख रही हूँ कि एक पूरा ऐसा एक जनरेशन तैयार हो गई जो बड़ी आध्यात्मिक हो गई है. पर उस आध्यात्म में भी ना बहुत वायलेंस है. मतलब उस आध्यात्म में वो शांति, वो सुकून कम नजर आती है, एग्रेशन ज्यादा नजर आता है. सी मैं तो इनका भी, ये जनरेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताती, क्योंकि मुझे जो इतना डीप नॉलेज ये साइकिल्स की है कि हम सतयुग से वही आत्मा आते 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 कहाँ पर आ गई, कलयुग में. ठीक है ना. तो सतयुग में तो आपको पता है देवी देवता है, वहां तो जरूरत ही नहीं है कुछ चीज भी. त्रेता युग में भी थोड़ा सा कम हुए, पर ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा. द्वापर में आपने देखा होगा जितने भी बुद्ध है, महावीर है, जीसस है, ये सब आए द्वापर में, लाइक मैसेंजर्स ऑफ गॉड. दे गाइडेड पीपल. क्योंकि वो लोग जो जीसस क्राइस्ट थे वो कलयुग में नहीं थे, नहीं, वो द्वापर में ही सब आए थे. अच्छा. सब द्वापर में थे. एंड देन जितने भी लोग द्वापर में थे वो सब मैसेंजर्स थे. अच्छा. भाई बुद्ध के टाइम पे ही जीसस का था. अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इट वाज क्लैशिंग कि भाई बुद्ध है, फिर जीसस है, उधर जीसस हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो द्वापर में आए, क्योंकि उस वक्त आत्मा तमो प्रधान बनती जा रही थी. अनटचेबिलिटी भी द्वापर में आई सारी. मतलब कृष्ण जी जब थे उस वक्त, कृष्ण जी द्वापर एक्चुअली कृष्ण जी द्वापर, दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग, क्योंकि अच्छा. कृष्ण जी का तो आप ये सोच लीजिए कि जितना भी कहते हैं ना 16 कलाएं थी. हाँ. आपने अगर पढ़ी होंगी, हाँ, सबने 16 कलाएं हैं. हाँ. 16 कलाएं तो द्वापर में थी ही नहीं, सिर्फ 8 कलाएं थी, 8 या 4 जो भी होंगी. अच्छा. 16 कलाएं हमेशा सतयुग में बोली जाती है. सतयुग में बोली जाती है. एक्चुअली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. ही वॉज द प्रिंस ऑफ सतयुग. ठीक है. अच्छा. फिर उनके जैसे हम याद करते हैं लोगों को, जैसे अगर हमारे बिछड़ जाते हैं हम तस्वीर लगा के याद करते हैं. अभी भी हम भगवान जी हमारे जैसे देवी देवता हैं सामने नहीं है, गणेश जी, पर हम उनकी तस्वीर लगा के याद करते हैं. तो बेसिकली वो जो एक याद और अनुभव थे कृष्ण के, वो सारे द्वापर में महाभारत तक हुए. अच्छा. वो मतलब उस पद्धति पे चले, कृष्ण की पद्धति पे एक्चुअली. तो ये अगर आज किसी से, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई आज रामायण और महाभारत सचमुच हुए कि नहीं, कि सिर्फ एपिक्स थे, ये सिर्फ ग्रंथ हैं हमारे, ये जो एक सोसाइटी को बता रहे थे कि आगे आने वाला क्या है और इस सोसाइटी में चल क्या रहा है. आप उन्हें ग्रंथ मानती हैं या आप उसे भी मानती हैं कि बस ये मतलब ये बस एक ऐसी किताबें लिख दी गई हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये एक
स्टोरी लाइन है या उस टाइप में, देखिए मैं तो उन्हें एक अच्छी ग्रंथ मानती हूँ कि भाई एक एपिक्स है, ये पुरानाज में लिखी हुई एक एपिक्स है, पूरी एपिक स्टोरी जिसे हम बोलते हैं। हाँ। जो उस समय जो चीज चल रही थी और जो सोसाइटी को एक अच्छा दिशा देने के लिए जो वैल्यूज और एथिक्स कल्टीवेट करनी चाहिए उस वक्त, तो वो सारी चीजों को जैसे हम एक नॉवेल्स में आजकल पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स में पढ़ते हैं, तो अच्छे अच्छे गुरुज हमें बताते हैं, हर युग में गुरुज आए बताने के लिए, सेम वो ही थी। तो उसमें जैसे आपका ये एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि लाइक कृष्ण की गीता, और गीताएं बहुत सारी बन गई उसके बाद। हाँ। जो कृष्ण की गीता थी वो सारी जो चीजें थी वो महाभारत में एक अनुभव की तरह काम आई, मतलब उस युग में, द्वापर युग में काम आई बहुत ज्यादा, जो आज तक भी हम कलयुग में भी फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, ये बात मैंने पहली बार सुनी। अभी तक हमारे हिसाब से हमें यही पता थी कि द्वापर में श्री कृष्ण आए थे और महाभारत के युद्ध में जो उन्होंने कहा, जो उनका संवाद रहा अर्जुन के साथ, वो भगवत गीता के रूप में आज हमारे हाथ में है। नहीं, वो पहले ही सब कुछ था। अगर सिंपल सा सतयुग की आप बात करें, उसमें कौन थे? सतयुग में सिर्फ देवी देवता थे। हाँ। ना कोई क्राइम था, ना कुछ था। लोग तो सतयुग में कई बार ना बहुत कंफ्यूज भी कर लेते हैं। सतयुग आने का मतलब है राम राज्य आ गया। राम राज्य नहीं। हाँ, राम राज्य आ गया। क्यों हम लोग बोलते नहीं है कितना कि अब राम राज्य आने वाला है। वो तो लोग कहते हैं कि हाँ, वो बेसिकली त्रेता के किंग थे। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो कृष्ण थे, वो जो प्रिंस रहे 16 कलाओं वाले, जो उनका जैसा कोई हुआ नहीं है, वो सतयुग के थे। सतयुग में एक्चुअली लक्ष्मी और नारायण, दे वर द मेन मुख्य देवी देवता ऑफ सतयुग, जिनके हम वंशज हैं। और वही कृष्ण भी थे। द्वापर में आने का मतलब ही नहीं, ही वॉज नॉट द मैसेंजर ऑफ गॉड, ही वॉज आई कैन से ही इज द मेन देवता। आप विष्णु जी को पूछते हैं, फिर कहते हैं कि कृष्ण जी भी तो वही है रूप। ठीक है, सो वही थे सतयुग में। और जो त्रेता में थे वो थे राम। ठीक है, फिर द्वापर में फिर सारे मैसेंजर्स आए, कोई देवी देवता सब खत्म हो गए, क्योंकि हमारी वही आत्मा सब बहुत पतित हो गई, मतलब बिल्कुल तमो प्रधान। अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वर्सन ही होती जा रही है। हाँ। है ना? तो हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, तो ये तो ऊपर जाने के बजाय मुझे लगता है नीचे की तरफ वही मैं कह रही हूँ ना, दिस इज कॉल्ड घोर कलयुग। पर इसमें भी एक चीज बहुत अच्छी है जो मैं बताना चाह रही हूँ। घोर कलयुग में ही कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस एज है अगर देखा जाए। मतलब हम एक ट्रांजिशन फेज में, क्योंकि अब वापस सतयुग आएगा। अगर आप आइंस्टाइन के बाद सतयुग आएगा। नहीं, what I tell you, history repeats itself and the cycles repeat, you know. So सतयुग, देन आपका आ गया त्रेता, देन द्वापर एंड कलयुग। फिर एक संगम युग आता है बीच में, विच इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज, कॉन्फ्लुएंस टाइम, वेयर डिस्ट्रक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम। वो अभी हो भी रहा है। हाँ, क्योंकि आपने कलयुग में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं देखा होगा जितना अब आप देख रहे हो। आप ये आपके क्वेश्चन मार्क होगा, यार इतनी नेचुरल कैलामिटीज, इतने अजीब अजीब एक्सीडेंट्स एक साथ ऐसा क्या? स्टार्स, एस्ट्रोलॉजर्स ये बोल रहे हैं स्टार्स ऐसे हैं, अब ऐसा होगा, World War III आने वाला है। ये सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। मैं एस्ट्रोलॉजर्स का वो नहीं, आई एम माई सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। मैं सब देख चुकी हूँ कि all this which is coming from 2020 till 2036, almost 32 आप सोच लो। ठीक है, अगर 25 में इतनी बुरी हालत है, 36 तक तो फिर मुझे लगता है सब खत्म। हाँ, 32 तक स्पेशली आप ये सोच सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा बिल्कुल। और उसमें जो सिंपली सी मैं आपको बता रही हूँ कि ये मतलब जो ये सब है World War III तक, ऐसे भी स्टार्स आ रहे हैं जो वापस एक महाभारत का युद्ध नहीं बोलते। जब द इंटायर अर्थ, the entire continents will be divided into two parts मतलब आप मुझे बोल रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े। So 2 parts is, देखिए मैं डरा किसी को नहीं दी, पर ये क्योंकि है, this is history repeats itself। जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं है, कहते हैं कि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं है तो एक न्यू बिगिनिंग भी नहीं है। ठीक है, सो घोर कलयुग को वही कहते हैं कि एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, एक तरफ विकास हो रहा होगा।
विकास किसको कहते हैं? एक तरफ तमो प्रधान आत्मा अपने पीक ईगोस पे होंगी, हाँ। पीक अहंकार होगा, पीक ग्रीड होगी और पीक एंगर होगा, जिसके कारण ये सब वॉर्स हो रही हैं। अभी भी आपको लग नहीं रहा कि किसके कारण हो रही हैं? कोई रीजन समझ में नहीं आया, सब में ईगो है, वो ईगो की वजह से सब लड़ रहे हैं और अब तो हद लड़ाई हो रही है। हाँ, सो एक तरफ आप ये देखोगे कि एक तरफ बहुत बॉडी कॉन्शियस है कि आत्मा को ही भूल गए, हाँ। कि वी आर सोल्स, ठीक हाँ, है। और एक तरफ आपको पूरी एक ऐसी दिखेगी कि लोग की वो बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अब लग गए हैं, काफी के कहते हैं बच्चे से बच्चे, मीनिंग लाइक यंगस्टर्स, दिस जनरेशन, आई एम टेलिंग यू कि चलो एक टाइम हमारा या हमारे फादर या किसी का टाइम आता है कि भाई चलो अब 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, भगवान का नाम ले लेते हैं। अगर मैं और आप अपनी जनरेशन सोचे तो हम तो शायद सिर्फ जब वो नवरात्रि और फिर जब शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी होकर वापस आ जाते थे, और समझ में भी नहीं आता था। पर अब इस जनरेशन में अगर आप देखते हो, हाँ? तो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि नाउ हाउ फ्रेंडली गुरुज हैव बिकम, यू नो, यू हैव सीन दे आर मोस्टली लाइक उनके टॉपिक्स होते हैं अबाउट द यंगर जनरेशन प्रॉब्लम्स, हाँ। और फिर आप ये भी देखो कि यंगर जनरेशन इज ऑल्सो मूविंग सो मच टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल, क्योंकि उन्होंने इनके बहुत जल्दी वो बहुत सब कुछ कर लेते हैं बहुत जल्दी एज में, और उसके बाद क्या होता है कि फिर बड़ा बोरिंग सा लाइफ हो जाती है, क्योंकि एजिंग जल्दी है बच्चों की। क्या हाँ, मतलब बच्चे एजिंग जल्दी हो रहे हैं। ऑब्वियसली आप ये सोचो कि आप शादी आपकी हुई एक पर्टिकुलर एज में, आपने शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। अब आप क्या हो रहा है, पहले से ही सब कुछ, आई थिंक सो व्हेन दे आर इन क्लास, व्हेन दे आर जस्ट 10 years old, only 8 years 10 years, they become very mature, ठीक है, प्यूबर्टी पहले हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। सो इन दैट केस सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जो एक तरफ डिस्ट्रक्शन है तो एक तरफ विकास भी बहुत हो रहा है। विकास चाहे उसमें भी आप कह दो कि भाई टेक्नोलॉजिकली वी आर राइजिंग, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। जब हम इतने साल के एक टीनेजर बच्चे थे तो हमें इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या हनुमान चालीसा तक नहीं इतना आता था, कुछ भी नहीं आता था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई हैं। आई हैव सीन कितने गुरुज हैं जहाँ हम जब जाते हैं तो वहाँ कितने यंग जो किड्स हैं, टीनेजर्स भी हैं, या ऑलमोस्ट 20-25 के वो हैं यंगस्टर्स, दे आर थ्रॉन्गिंग ऑल द आश्रम्स। हाँ, मैंने बहुत सारे आश्रमों में देखा है, हाँ। चाहे वो मैंने इस्कॉन में देखा हो या फिर मैंने वो जो ईशा फाउंडेशन है या फिर मैंने ब्रह्म कुमारीज है, इन सब में मैंने बहुत यंगस्टर्स आ चुके हैं। तो इट मीन्स दे बहुत जल्दी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। जो हमारे स्टेज पे हम फादर्स को देखते थे कि भाई 70 साल के बाद आप कहते थे अब समेट लो सब कुछ, नाउ दे फील कि यार वेयर इज हैप्पीनेस, दे क्वेश्चन वेयर इज हैप्पीनेस। तो मटीरियलिस्टिक में उनको लगता है कि हर जगह वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन में इतने ब्रेकअप्स होते हैं, कुछ होते हैं, या एक रैट रेस उनके सामने जो आ गई है, तो चॉइसेस बहुत हो गई हैं, तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं उन सब चीजों से, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स समथिंग वेयर दे वांट व्हाट, पीस इन लाइफ। तो अब यही मैं बस एक सिंपल से बताती हूँ कि दिस इज अ कॉन्फ्लुएंस एज, क्योंकि आज हम अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, वी आर एट अ कॉन्फ्लुएंस एज वेयर डिस्ट्रक्शन विल बी एट इट्स मैक्सिमम एंड यू विल सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और सतो प्रधान आत्माएं भी बन रही हैं एट देयर पीक। और क्या होगा, धीरे धीरे जब काफी लोग, जब डिस्ट्रक्शन के बाद देखिए वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जो भी गलत चीजें हैं, तो फिर क्या होगा, तभी आएगा ना सतयुग। डजंट मीन कि सतयुग आने वाला है, सतयुग में हम सतयुग की आत्मा बन जाएंगे। व्हाट इज सतयुग की आत्मा? मतलब आई आस्क पीपल आउट हियर कि लाइक कलयुग कौन लाया? कलयुग लेके आए कलयुग। हाँ, तो हमारी सोच कलयुग लेके आई है, हमारी संस्कार कलयुग लेके आया, ठीक है। बट आज सतयुग कौन ला सकता है? हम ही ला सकते हैं। हमारी सोच, हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज, हमारे संस्कार जैसे जैसे सही, एक आदमी भी अगर सही हो गया ना, वो अपने चारों तरफ ऐसी वाइब्रेशंस रेज करेगा कि
एक आदमी को अगर आप एक आदमी दूसरे आदमी को सही करे, दूसरा आदमी तीसरे आदमी के इन्फ्लुएंस इंस्पिरेशन में आके सही हो जाए, तो ऐसे तो वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड देन। शैली जी, जैसे आपसे मैं बात सुन रही हूँ तो मुझे ये बात तो समझ में आएगी कि जिस एज में, जिस स्टेज पे अभी हम हैं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, रीज़न वही है जो आपने कहा कि कॉन्फ्लुएंस एज है या स्टेज है वो, तो वहाँ पे ये सारे डिस्ट्रक्शंस होने हैं। अब ऐसे समय में जो हमारी वाली जनरेशन है, जो कि बिल्कुल अभी अपने आप को ना वो एलिस इन वंडरलैंड वाली स्थिति है, यहाँ देख रही है वहाँ देख रही है, अब हम क्या करें, किस तरफ जाएं, हमें समझ में नहीं आता। हमारा अपना एक बना हुआ है रोड मैप, हमें लगता है कि हम उस पर जा रहे हैं, हमें उस पर ही चलना चाहिए, नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को देखते हैं जब वो स्टेबल नहीं है या उनके अंदर हमें नज़र आता है कि उनके अंदर एग्रेशन बहुत बढ़ गया है, तो भी हमें चिंता होती है। फिर अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो उनके अंदर भी एक फियर है कि पता नहीं हमारी बच्चों का क्या होगा हमारे बाद। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप में चेंजेस हम कैसे लाएं? मतलब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे भी अगर चलें तो ये पीछे मुड़ के जो हम बार बार देखते हैं, फियर तो देखिए अभी बहुत आएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन का फेज आएगा तो ऑब्वियसली आप देख नहीं रहे ईरान इजराइल का वॉर है, अभी तो वर्ल्ड वॉर 3 भी देखना होगा, क्योंकि जब मैं बता नहीं रही कि कॉन्टिनेंट्स आपस में ही बढ़ जाएंगे कि मतलब आई डोंट वांट, मैं बोल ही देती हूँ कि भाई रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ये सब एक साथ हो जाएंगे, एंड प्लस यूएस, आई थिंक सो इंडिया विल प्ले अ फर्स्ट न्यूट्रल रोल, बट देन इट हैज टू कम एंड जॉइन वन ग्रुप, सो इट विल बी बटरफ्लाई इन 2 ग्रुप्स ना। तो उसमें फिर जिस दिन यूएस एंड रशिया एक फोर फ्रंट में आ जाएंगे, ठीक है, तब वो वर्ल्ड वॉर 3, और आप हर जगह आप देख नहीं रहे हो कि हर जगह कहीं ना कहीं वॉर हो रही है, और जो कंट्रीज हैं जो वॉर में डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली है। तो पूरा कॉन्टिनेंट में तो कहीं ना कुछ मतलब पूरा ही कॉन्टिनेंट अगर हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व है वॉर में, कोई इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वॉर में। मतलब एक चीज़ जो आपको नजर आ रही है वो है वर्ल्ड वॉर 3, और पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऐसा कुछ है जो आपकी इंट्यूशंस बताती हैं? हाँ, इंट्यूशंस ये भी बताती हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि उसी में ही कल्याण है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा हो रहा है, मैं एक्चुअली बिल्कुल नहीं कह रही कि वो बुरा हो रहा है। लोगों को बहुत गंदा लगेगा जो ये चीज मैं बोल रही हूँ कि भाई डिस्ट्रक्शन को के साथ हैं आप, क्यों? जब शिव थे, ठीक है ना, व्हेन समथिंग बैड इज डिस्ट्रॉयड then something good is going to come, and I'm waiting for that something good, because I know that what is that good, you know, जहाँ हमें जैसे आज आप ना एक पति पत्नी पे विश्वास खत्म हो गया, हाँ। बच्चों पे विश्वास, एक मतलब आपकी फैमिली में ही कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो आपकी फैमिली ही डिसफोकस्ड हो गई, एक तरह से कोई है ही नहीं फोकस। मैं तभी एक वर्ड बोलती हूँ कि निश्चय बुद्धि विजयंती, ठीक है, और संशय बुद्धि विनाशति, ठीक है। जब निश्चय बुद्धि का मतलब क्या है? व्हेन वी आर नॉट डाउटिंग एनीबडी, व्हेन वी आर फोकस्ड, आवर फेथ इज अनवेवरिंग। और वो फेथ अनवेवरिंग कौन लाएगा? जब हम ये सोचेंगे कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, हम कैसे, क्या सल्यूशन है इस चीज़ का? एस्ट्रोलॉजी और फेंगशुई में कोई सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर्स यही तो बोलते हैं कि भाई अब बहुत महाविनाश आने वाला है, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, कैश रख लीजिएगा घर में, ऐसे कर लीजिएगा, वहाँ पर ये होगा। पर क्या उसकी रेमेडी सिर्फ ये है कि जब आप सोल कॉन्शियस बनते हो, जब यहाँ है ना आपकी आत्मा, थर्ड आई पे आप जब करते हो, जो आपकी आत्मा है वो तो सतो प्रधान है, ठीक है। नॉलेज, जब आप अपनी नॉलेज लाते हो, ज्ञान, ठीक है, हर चीज का ज्ञान मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ का ज्ञान, कि आप कौन हो और आप क्या हो, एक पॉइंट ऑफ लाइट हो, एक ब्राइट लाइट हो, सोल इज अ ब्राइट लाइट, और आप किसके पुत्र और पुत्री हो, आप मतलब कौन है आपका क्रिएटर, Who is the creator? I ask people who is the creator. लोग कहते कृष्ण is the creator, विष्णु is the creator. नहीं, ये तो हमारे देवी देवता थे, ये तो आए थे, देवी देवता थे ये तो क्रिएटर कौन है? That's the big question है। The supreme energy, the परम आत्मा। And what is परम आत्मा? हम आत्मा हुए। What is परम आत्मा? परम आत्मा, that is also the light, निराकार,
जिसे हम बोलते हैं निराकार। आज आपने शिव भगवान को भी देखा होगा, शंकर भगवान हम उनको बोलते हैं। वो भी मेडिटेशन, ठीक है, वो भी मेडिटेशन के, जब वो ही है, जब लोग बोलते हैं शिव बोलते हैं, और फिर वो क्यों मेडिटेशन करेंगे? सही बात है, मैंने उन्हें हमेशा मेडिटेशन में और किसकी मेडिटेशन करते हैं? वही शिवलिंग की। हाँ। निराकार, ठीक है। सो निराकार, उसमें भी वो बना के एक पॉइंट बनाते हैं, हाँ। बिंदी, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है, अ वेरी ब्राइट लाइट, ठीक है। अब वो ही परमात्मा है, दैट इज द सुप्रीम एनर्जी। इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वी आर ऑल्सो एनर्जी, ठीक है, एंड दैट इज द सुप्रीम एनर्जी बिकॉज इट इज फुली चार्ज, इट हैज 100% बैटरी। और हमारी बैटरी हमने क्या कर दी, सतयुग में 100% रखते रखते अब हम पता नहीं, कई लोग 10% और 10% चार्जिंग की जरूरत पड़ जाती है। चार्जिंग, जैसे आप रोज मोबाइल चार्ज करते हो, आपको घर से चार्ज करते हुए अपने आप को निकलना है। अदरवाइज मे बी इफ यू आर गोइंग, सपोज आप 50% भी चार्ज हो और आप 20%, 10% डिप्रेस्ड नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो, तो उनकी क्या है 20% चार्ज, 10%। अब उन इतने सारे लोगों के बीच में जो 50% वाला होगा वो भी तो अफेक्टेड हो जाएगा ना, राइट। तो वो भी जब अफेक्टेड हो जाएगा, जो वो 50% भी बेचारा किया है कि भैया ये तो पॉजिटिव है, 50% किया हुआ है, वो भी 20 पे आ जाएगा। शैली जी, मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया कि आजकल के मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जो अब ये जो आप जेन जी की बात करते हैं ना, हाँ। वो बच्चे जो है ना, उनके अंदर ना बहुत इम्पल्सिव हो गए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये मतलब उनकी जो हमारे पूरे वातावरण में पोल्यूशन है या नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि वो बच्चे जब बड़े होते, जब उनकी अपब्रिंगिंग हो रही होती, पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान मुझे नहीं लगता मेरे और आपके पेरेंट्स ने हमारा रखा होगा, कुछ नहीं रखा ना। हमारे खाने के बारे में चिंता होती थी, बनाओ या खाना खाओ, ध्यान सारे पेरेंट्स रखते हैं, बट एक क्या होता है, उनके पास ना और भी बहुत काम होते थे। हाँ, अभी ठीक है, बहुत अब और बड़ी फैमिली होती थी, राइट, ठीक है, तो उसमें बच्चे पल जाते थे, कोई जरूरी नहीं माँ बाप का बहुत ज्यादा टेंशन हो। अब कितना क्या होता है कि एक बच्चा हुआ, माँ बाप का सारा टेंशन कि उसे इंग्लिश भी आए, उसे वो क्लास भी ज्वाइन करवा दो, ये भी कर दो, उसे हर चीज वर्ल्ड की सिखा दो, ठीक है, सो दैट उनके शायद एक आजकल के पेरेंट्स में एक फियर भी है कि हर चीज की स्किल आनी चाहिए, सो दैट वो बच्चा आगे चल के कोई भी जो उसकी स्किल्स होती है वो उसमें कमा ले जाए, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है कि भाई कुछ ना कुछ आदमी को बिल्डअप रखना चाहिए अपना एक पीछे का भी, कि सो दैट आज ये इसमें फेलियर हो गया तो दूसरी स्किल काम आ जाए। तो शैली जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि मतलब हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ना हम बिल्कुल रियलिस्टिक बन जाते हैं। पर नहीं, यही रेमेडी है जो मैंने आपसे बोला ना कि एस्ट्रो रेमेडी, फेंगशुई रेमेडी आप कितना कर लोगे, अर्थक्वेक आएगा, नेचुरल कैलामिटी आएगा, सब हो जाएगा। हाँ। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। एवरी डे वी शुड डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एवरी डे वी शुड मेडिटेट, every day we should give some almost 10 minutes, 20 minutes or 30 minutes on a higher side कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि we are what, we are soul। ये तो कॉस्ट्यूम है हमारी, जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं रोज के दिन के, तो ऐसे ही हम कितने जन्म ले चुके हैं, हम कॉस्ट्यूम्स बदलते रहते हैं, बट what doesn't die, our consciousness doesn't die, you know, यहाँ रिकॉर्डिंग चलती रहती है, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग को अगर आप हटा दो तो ये तो सिर्फ शरीर रह गया, उस शरीर में उस रिकॉर्डिंग के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जाएगी हमारे साथ सिर्फ रिकॉर्डिंग, हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे जो हम रोज के एक्शंस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अगर एटलीस्ट अपने, मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा उनको करना चाहिए कि 10 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स अपने आंखें बंद करें, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को कि आप हैं कौन, आप इतना परेशान भी क्यों हो रहे हैं, ये तो आपकी कॉस्ट्यूम है, ये तो आपका शरीर है, ये तो आपकी एक लाइफ है जो ड्रामा है, बिकॉज ये सारे साइकिल्स ही ड्रामा है, ये सारा खेल ही ड्रामा है। लाइक शेक्सपियर से दिस इज अ स्टेज एंड वी आर व्हाट एक्टर्स। तो हम उस एक्टिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, वी आर सोल, एंड हमारा कौन क्रिएटर है, दैट इज परमात्मा, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है। अब उसको याद करना है हमें, वो ही हमें चार्ज करेगा। हाँ, कई बार हम सोचते हैं अरे हमारे पति आएंगे या हमारी बीवी आएगी, कुछ बातें अच्छी कर देंगी तो हम बड़े चार्ज हो जाएंगे, पर वो सब टेम्परेरी होता है।
आज अगर पति अच्छे मूड में आया और आपके साथ अच्छी बातें की, आपको गिफ्ट दिला दिया, बड़े खुश हो गए। अब कल अगर कल वो नहीं आया अच्छे मूड में या गुस्से में आ गया, तो आप क्या हो जाओगे? खत्म, डिस्चार्ज, आपकी बैटरी बेकार। मतलब हम डिपेंडेंट हो गए दूसरों बहुत पे। डिपेंडेंट। बट आज अगर आप आपके अपने ही क्रिएटर से वो एनर्जी से वो करते हो, हायर वाइब्रेशंस हैं वो उनकी, और आप उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट जब करते हो, कहते हैं ना डिसकनेक्ट टू कनेक्ट, कई बार डिसकनेक्ट करो अपने आप को टू कनेक्ट, एंड व्हेन यू कनेक्ट देन आई विल टेल यू इट्स मिराकुलस। लोग अमृत वेला की बात करते हैं, सुबह उठ के करना चाहिए, व्हाटएवर, जब भी आपको टाइम लगे आप करिए। आप खुद एक ऐसा चेंज अपने अंदर फील करोगे कि आपके काम बनने लगे हैं, आपको किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप हमेशा एक ब्लिस में रहते हो, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपको इरिटेशन नहीं हो रही है, पर लोग करना नहीं चाहते वो चीज़। शैली जी, एक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। असल में क्या है कि लोगों को लगता है कि आप सेट पर बैठ करके ऐसी बातें कर सकते हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं कि अपने आप को यहाँ से डिस्कनेक्ट करो, वहाँ से करो, सोल कॉन्शियसनेस की बात करो, कहते। लेकिन जब हम रियल लाइफ में हमारे पास एक एक रुपए की जद्दोजहद रहती है तो सोल कनेक्ट तब ध्यान नहीं आता, तब हमें लगता है भैया पैसे कमा लें, और उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही उनको पर आप देखिए ना, जब वो पैसे, चलो आप सही बोल रही हो कि पैसे कमाते हैं, सर्वाइवल तो होता ही है मेन, बट आदमी पैसे कमाने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है और वो पैसे फिर चले गए बीमारी में। हाँ, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसने कभी किसी को धोखा दिया, कभी कुछ झूठ बोला, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है ना, एंगर भी है उसके अंदर, ग्रीड भी है उसके अंदर, लस्ट भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोल के कुछ पैसा कमा लिया, कहीं ना कहीं वो करके वो कर लिया, क्योंकि वो अभी बॉडी कॉन्शियस है। पर उसी में अगर वो पैसा कमा रहा है, कमाने की मतलब एफर्ट्स कर रहा है, और कुछ 5-10 मिनट के लिए, ठीक है ना, मैं नहीं कहती कि पूरा टाइम भर, पर अगर वो मेडिटेट करें, अगर वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, वो भी कोई इतनी हार्ड नहीं होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि सन्यासी बन जाओ, हठ योग कर लो, इट्स जस्ट कि रिमेंबर कि यू आर अ सोल। ये सारा आपके आसपास एक ड्रामा चल रहा है, और उस ड्रामे में आपको सिर्फ कामली वो काम करना है, ठीक है। आपको नहीं पता आपका नेक्स्ट मूवमेंट भी क्या है, ठीक है। जब एक अभी एयर इंडिया का क्रैश हुआ, उनको पता था नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, ठीक है। सो एग्जैक्टली, चाहे उसकी जद्दोजहद रहे 1 रुपए कमाने में, पर अगर आज वो काम है, काइंड है, ठीक है, उसमें प्योरिटी है, तो उसके तो अपने आप ही अनफोल्ड होते जाएंगी ना चीजें, बढ़िया चीजें होती जाएंगी। हम कर्म नहीं जैसा करते, अगर आज किसी ने आपने एक पैसा, देखिए एक इसमें भी होता है, आपने एक पैसा कमाने के चक्कर में एक आदमी को थप्पड़ मार दिया या उसे झूठ बोल दिया, तो या फिर आपने एक चीटिंग कर ली, धोखा करके वो पैसा कमा लिया। चलो लोग कहते हैं हमने बहुत एफर्ट्स किए, पर बिजनेस में अगर आप एफर्ट्स भी करते हो तो कई जगह आपको बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है। सेल्समैन क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, तो वही आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। हाँ। अब लोग बोलेंगे ऐसी चीजें ही नहीं बिकेंगी, आप तो शैली जी सबका ठप कर दोगी काम चीजें नहीं। आप एक बहुत अच्छी तरह से भी, दिस इज व्हाट कॉल्ड इज अ सतो प्रधान लैंग्वेज विच पीपल हैव फॉरगॉटन। मुझे तो लगता है कि अब भी हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए लैंग्वेज की, कि आज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, आज अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें किस टाइप की कम्युनिकेशन करनी चाहिए, वो सतो प्रधान होनी चाहिए। कि भाई आज आप अगर एक फूल भी बेच रहे हो, एक ग्लास भी बेच रहे हो, तो आपको अच्छी क्वालिटी का रखना चाहिए। चाहे आदमी ना पैसे देने में कतराता नहीं है, अगर उसको ये विश्वास होता है कि जिस शॉप से मैं ले रहा हूँ मुझे सही आइटम मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि यार हमारे साथ, मेरे पास आते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो गई है, हमारा तो पैसा यहाँ डूब गया, वो पैसा लेके चला गया। अब मैं उसे ये थोड़ा बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी तुमने भी ये काम किया होगा। तो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कलयुग में धीरे धीरे फल मिला, घोर कलयुग जो अभी संगम युग चल रहा है, उसमें आपने एक काम ऐसा किया, 2 आपको तुरंत मिल जाएगा वो फल।
अच्छा, मतलब जो लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि अरे वो आदमी जो है वो इतना फ्रॉड है पर इतना कमा रहा है, इतना अमीर है, तो मतलब अब वो भूल जाए, अब उसने उल्टा किया तो उसको आपने फटाफट फल देखा नहीं, मिलेगा। आपके अब मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप आसपास देख रही होंगी कितने लोगों ने, इतना पैसे वाले लोगों ने भी जो जो किया उनका फल तो भुगत रहे हैं। कोई जेल में है, कोई कहीं पर है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ हो रहा है। और ये जितनी मास डेथ्स हो रही हैं, ये सब हो रही हैं, दीज आर ऑल रिटेन। हर पल का सीन फिक्स्ड है, हर पल फिक्स्ड है आपका। मतलब उसका मतलब कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है, एवरीथिंग इज प्री फिक्स्ड। एवरीथिंग इज, उस पल में उस आदमी को जाना है ना, तो वो सब इकट्ठा होके भी चले जाएंगे। सच में ये सबसे बहुत दर्दनाक था जो एयर इंडिया का हुआ। वो हुआ, यही सोच रही थी। वो तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जो मंगल था वो सिंह राशि में आया हुआ है केतु के साथ, उसमें तो और क्या है, अगर 2025 को भी आप प्लस करते हैं, 9 में मंगल राजा है, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी मंगल सिंह राशि में आता है केतु के साथ, तब मास डेथ्स तो होती हैं। अभी तो एयर इंडिया का क्रैश आपने देखा, अभी तो आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं 28 जुलाई तक, जब तक ये सिंह राशि में है। तो अभी एक तो मैंने शायद दुबई में सुना था। हाँ, मतलब बहुत नेचुरल कैलामिटीज हैं, आगजनी की बहुत है। अभी तो शायद हो सकता है कि जुलाई, विच इज 5 जुलाई, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बोलती, पर जुलाई में भी एक बहुत बड़ी घटना, ये नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड कैलामिटी दिख रही है। हो सकता है कोई रेलवेज की दुर्घटना में, लाइक यू नो, कुछ हो जाए, इंडियन रेलवेज में कुछ हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये साल फॉर इंडिया इज ऑल्सो वेरी वेरी चैलेंजिंग, नेबर्स के साथ भी अपने, और प्लस लॉट ऑफ थिंग्स विल फॉर द गवर्नमेंट, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। तो इन दैट केस, क्योंकि अब 4 सितंबर से ना मंगल की दशा शुरू हो जाएगी इंडिया की, तब थोड़ा और प्रॉब्लम्स होगी नेबर्स से, और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये तो इंडिया की है बात कि अभी इट इज गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग टाइम, बट आगे आने वाला जो टाइम है इंडिया का आफ्टर 2032 एंड ऑल, इट इज अ वापस इंडिया अपने वही पीक में होगी, क्योंकि वही सनातन धर्म की शुरुआत होगी, वही देवी देवताएं होंगे, वो इंडिया विल बिकम मेन एंकर इन लाइक यू नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन टीचिंग स्पिरिचुअलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बात है। तो शांति, जब डिस्ट्रक्शन होगा तो शांति चाहिए होगी ना, तो इंडिया विल बी द मेन। तो अभी से ही हम लोग को सबको इतना एक सतो प्रधान आत्मा बन जाना चाहिए, वेयर नॉलेज इज देयर, प्योरिटी इज देयर, वेयर लव इज देयर, द पावर जिसको कहते हैं ना कि आज फोकस्ड माइंड को भी एक पावरफुल माइंड को बोलते हैं, वो है। तो अपने आप ही जॉय ब्लिस आ जाएगी एंड पीस आ जाएगी। तो मुझे लगता है जो मेन इंडिया है, इट विल बी लाइक सिंबल ऑफ पीस all over the world. It will be highest in spirituality, और वापस वही जो टाइम था सोने की चिड़िया वाला। सोने की चिड़िया, मैं कहती हूँ कि सोने की चिड़िया का टाइम ये नहीं कि मटेरियलिस्टिक, बट इट विल बी इन द हाइट्स ऑफ फेम, रिलेटिंग टू ऑल what I can say spiritual practices. People will like to invest out here because एक हम इस टाइप का एक environment बनाएंगे where people can trust us, where there will be distrust. क्या बात है शैली जी, मुझे सुन के बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन आपने चूंकि एक बात कही कि राहु और मंगल का जब रहता है तो थोड़ा सा दिक्कतें, राहु नहीं केतु और मंगल का रहता है तो दिक्कतें रहती हैं। पॉलिटिकली भी कुछ आप ऐसे फोरकास्ट कर सकते हैं क्या कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ? नहीं, ऑब्वियसली मेन तो आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ स्पिरिचुअल स्पीकर, बट सबसे मैंने शुरुआत ही सारी एस्ट्रो से अपनी की है। तो बहुत, ये तो जियो पॉलिटिकल ग्राउंड्स तो आप अब भूल जाओ, क्या क्या एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, ठीक है, इतना जो हम बोल रहे हैं ना कि जो इतने ईगोज लोगों के भर जाएंगे ना, वो स्वास्तिक का टाइम आ गया। आपने स्वास्तिक देखा है ना कैसा होता है? पहले सतयुग इस तरह से ब्लेसिंग, फिर वो सीधा अभी नीचे आ गया, नहीं वो नीचे आता है पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, वो लेने वाला आ जाता है द्वापर में, और उसके बाद अब सीधा तना हुआ है। सीधा तना हुआ मतलब ईगो। अच्छा, जब हम कहते हैं ना हमारा अंगूठा सीधा तना हुआ, बस हम लेते हैं या थप्पड़ मारते हैं, बस और कुछ नहीं है।
बस ऐसा आप दिखाते हैं। तो दिस इज द साइकिल ऑफ स्वास्तिक। सो वी आर अंडरगोइंग ऑल दीज साइकिल्स ना। तो आप तो कितनी उथल पुथल देख लो, आप कितने एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, वो आपको इजी हो गई अब तो एस्ट्रोलॉजी ये बोलना कि ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है। तो ऑब्वियसली इन इंडिया ऑल्सो देयर इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बट जैसे मैंने बताया स्वर्णिम पीरियड भी आएगा इंडिया का, बट इट विल गो थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। एंड मेन है कि अभी भी 2025 में गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और पर आने वाला जो भी हमारा आगे, जैसे मोदी जी तो हैं ही बहुत ही अच्छे मतलब गाइडेंस देने के लिए एज अ लीडर, बट आगे आने वाले भी जो लीडर्स होंगे इंडिया में, दैट विल बी मोर और लेस आई थिंक सो रिलीजियस लीडर और सम वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस। मतलब अगर मैं योगी जी की पत्री पढ़ती हूँ तो मुझे नेक्स्ट आफ्टर मोदी जी योगी जी ही लगते हैं। अमित शाह जी का भी नाम आता है, हाँ। बट उनका ये होता है कि ही कैन बी अ वेरी गुड गाइड, ही इज अ किंग मेकर, नॉट द किंग हिमसेल्फ। ओके, तो मतलब हम ये मान के चलें कि शायद इसके बाद जो है वो योगी जी का टेन्योर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सी बिकॉज इवन एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आज एक बच्चे का जन्म होता है, सारी उसकी पत्री बन जाती है, ठीक है। कैसे बन जाती है भाई पत्री? अब लोग कहेंगे उस स्टार्स में बॉर्न होता है। उस स्टार्स में क्यों वो बॉर्न होता है? क्योंकि जो उसकी कॉन्शियस लेवल, जो उसके कर्मास होते हैं, उसी को लेके, जो उसकी कर्मास हैं, उसी की वो रिकॉर्डिंग लेके बॉर्न होता है। हाँ। ऐसे ही उस परिवार में बॉर्न होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं, पत्री लोग पढ़ते हैं प्रीस्ट, और कहते हैं कि यार ये बच्चा तो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि इतनी वेल्थ आएगी, ये आएगी, बड़े अच्छे उसके पाँव हैं, एनीथिंग, बिकॉज उसका सारा कर्मों का खेल है। क्योंकि उसकी लाइफ नॉन चैलेंजिंग होगी, वेल्थ में होगी, सब कुछ होगी, क्योंकि उसके कर्म ऐसे रहे हैं। और एक बच्चा आता है जिसके सब डाउनफॉल कर देता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे रहे। बट वो कर्म हम कर्मों के अनुसार हम अपना डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। शैली जी, आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे आपके बारे में कि शैली जी का सिक्स्थ सेंस हमेशा से बहुत शार्प रहा है, और ये प्रेडिक्शंस अचानक से बहुत ज़बरदस्त कर देती हैं। शैली जी, आपके घर वाले आपके सिक्स्थ सेंस से परेशान रहे हैं कभी? हाँ, हो सकते हैं। हस्बैंड वो बेचारे तो बहुत सोचते होंगे कुछ भी करने से पहले करूंगी तो शैली को पता लग जाएगा। नहीं, आई एम अ गुड एडवाइजर टू हिम, सो ही ऑलवेज कॉल मी लाइक, मैं क्या होता है कि लाइक आई कान, जैसे अगर कोई भी सिचुएशन आती है, हाँ। ना मैं किसी की ज्यादा गॉसिप सुन सकती, हाँ। ना मैं अच्छा नहीं लगता कि लोग लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं, ये तो हर जगह चेक पॉइंट हो जाता है। तो उसमें ये हो जाता है कि लाइक यू नो, शुरू में ऐसे लगता था कि भाई तुम तो लेक्चरार हो एकदम मतलब हर चीज में तुम्हें बिल्कुल सही चाहिए। हाँ। तो अब उस वक्त के टाइम पे एक कहते हैं ना कि व्हेन योर परसेंटेज ऑफ एंगर इज वेरी लेस, लस्ट इज वेरी लेस, ग्रीड इज लेस, एवरीथिंग इज लेस, तो आप इस भाई आसपास के लोगों की तो नहीं है ना। हाँ। उनके तो अभी है, बहुत ज्यादा डिजायर्स भी है, एंगर भी है, सब कुछ है। तो बहुत पेशेंस चाहिए। एक किसी भी आत्मा जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने पूर्व जन्म में रही है, आगे जन्म में भी एक सतयुगी टाइप की आत्मा है वो, हाँ। तो आपको इतना पेशेंस और इतना टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ खो दिया तो आप भी उनके जैसे बन गए। शैली जी, आप फ्रेंड्स बना पाती हैं? क्यों नहीं बना पाते? ऐसी कोई बात नहीं। जब आप देखती होंगी सामने, आप अच्छा इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं ढूंढती मैं, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं ढूंढती मैं। उल्टा होता है कि लोग प्रॉब्लम जल्दी ढूंढते हैं, जज जल्दी करते हैं। आई डोंट जज पीपल एट ऑल। मुझे लगता है कि भाई ठीक है, उसके कर्मों के अनुसार वो काम कर रहा है, या उसकी सिचुएशंस कुछ ऐसी घर में होंगी, हाँ। कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो मुझे तो उल्टा एम्पैथी होती है, और मैं बहुत जल्दी फॉरगिविंग हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जो एक्सपोजर है, जो परसेप्शन है, उसी बेस से दैट पर्सन इज स्पीकिंग, ठीक है। तो जब उसका अपने आप ही एक, जब वो आएगा, एक टाइम आएगा उसका, जब अवेकनिंग होगी, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। शैली जी, अभी तक तो हम दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ मैं मंथन के बारे में आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ। कि आप अपने इंट्यूशन से आपको क्या नजर आता है? क्या आपका प्रोग्राम? भाई आपका बहुत अच्छा है, मीनिंग इट इज, कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
स्लो तो बहुत रहा है स्टडी भी रहा है, बस वो विनिंग द रेस वाला भी पीछे है। आप रैट रेस में जाइए ही मत ना। हाँ। किसको आपको इम्प्रेस करना है? No. क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। आप मतलब ऑलरेडी पॉपुलर हैं, ऑलरेडी सब कुछ है। नाउ यू आर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशली विमेन इन इंडिया अपना टाइम किटीज और इसमें नहा करते हुए और प्रोडक्टिव वे से स्पेंड कर रही हैं। तो अगर आप घर में ही बैठी रहती तो या तो आप चौका बर्तन ही करती रहती, उसमें भी आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब आप कहती है अपने हस्बैंड से बोर हो रहे हैं यार, चलो यहाँ चलो, डिप्रेस्ड हो जाती, एंग्जाइटी हो जाती, 10 बीमारियां हो जाती। या फिर आप क्या करती, गेट टुगेदर्स या पार्टीज ही करते रहते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द विमेन हु हैव लॉट ऑफ मनी और मे बी I don't say no to kitty, but I say कि it's also a way to like interact in the society and be tolerant. But people even in get-togethers are not tolerant because lot of people have different views. पर वो tolerant ही नहीं होते। जवाब दो भाई, उसको भी जवाब दो जल्दी। लोग जवाब, और अभी इसने ये बोला, इसके ऊपर का नहले पे दहला, उसको करो करो करो। वो नहले पे आप लूप में फंस गए हो। हाँ। आप, एक ने थप्पड़ मारा, एक ने कुछ बोला, आपने भी वही काम कर दिया। यू बिहेव्ड ऑल्सो लाइक दैट, या उससे भी बदतर बिहेव कर लिया, फिर उसने उससे बदतर बिहेव किया। तो ये तो कोई नेवर एंडिंग लूप है। और ये तो टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ, संगम युग का जो टाइम है, ये तो जो कृष्ण ने बोला था अकर्म का टाइम है। इसमें कलयुग में तो फिर भी ये था कि भाई हमारी आत्मा इतनी एथिक्स में डाउन हो चुकी है, पतित हो चुकी है, कि हम कहते हैं कि नेगेटिव कर्मास मत करो, पॉजिटिव रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो। शुरू में सारे गुरुज यही बोलते थे, कोई गलत काम मत करो जिसमें आत्मा को ग्लानि फील हो या आपको डर और भय आ जाए, अनहैप्पीनेस या सफरिंग आ जाए। अच्छे काम करो, दान करो, पुण्य करो, ये सारे करो तो आत्मा ना खुश रहेगी। पहले ये बोला जाता था, लोगों को ऐसे सिखाया जाता था। अब कौन सा टाइम आ गया? अब ये टाइम आ गया है कि ना ही अच्छा करो और ना ही बुरा करो, क्योंकि बुरा तो 100 ग्राम्स हो गया, अच्छा भी 10 ग्राम हुआ चलो, पर 10 ग्राम भी आपको अटैच करता है किसी के साथ, अकाउंट खोलता है। ना दुख दो ना दुख लो, ठीक है। और अगर हम कोई किसी से दया भाव भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को अच्छे वे से भी सब कुछ कर रहे हैं या पैसा भी दे रहे हैं कि भाई इंटेंशनली एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, आपने अकाउंट तो खोल ही दिया ना अपने कर्मों का। अच्छा, तो हमें किसी से अकाउंट ही नहीं खोलना। ये टाइम ऐसा आ गया है। देखिए पहले का टाइम में फिर भी ये था कि अगर नेगेटिव कर्मा मत करो, पॉजिटिव तो करो ही, पर फिर भी लोगों की या तो नॉलेज इतनी कम थी कि उस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा था कि इवन पॉजिटिव करने में भी, अगर मैंने आज आप प्यासे हो, चलो पानी पिलाया, आपकी सेवा की, सब कुछ किया, फिर भी आपके साथ अकाउंट खुल गया, ठीक है, अच्छा अकाउंट खुला पर खुल गया अकाउंट। फिर कभी मैं कहीं ऐसी होंगी, एक साथ आप आ जाओगे, आप भी वही करोगे। हम भी क्या है, लूप में फंसे हुए, न देना न लेना, अपन रहना। शैली जी ने बहुत अच्छा मूल मंत्र दे दिया है। शैली जी मैं ये ध्यान रखूंगी, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं लेना। इनएक्शन नहीं, मतलब अकर्म जो कृष्ण ने किया, अकर्म, इसमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं आप संगम युग में, अपने आप, एक कहते हैं ना फोकस्ड फेथ ऑफ द सुप्रीम एनर्जी, अपने आत्मा को कनेक्ट करो परमात्मा से, ठीक है, उनसे चार्जिंग लो प्रॉपर वे से। ज्ञान सबसे बड़ा इस संगम युग में है, ज्ञान, ज्ञान से ही प्योरिटी आती है आत्मा की। तो अगर आप अच्छा ज्ञान है आपके पास, ये नहीं ईगो वाला ज्ञान कि भाई मेरा ज्ञान अच्छा है, मेरे गुरु अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू बी टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर पीपल्स ओपिनियन। शांत, सबसे इंपॉर्टेंट है शांत दिमाग, काम माइंड, और एक प्योर हार्ट, एक प्योर सोल। अब वो चीज जब आपके अंदर आएगी, तब आप अपने आप ही क्या सोचोगे कि भाई मुझे किसी से बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं खोलने, कम से कम। देखिए ये भी बहुत मुश्किल है, आज पति पत्नी का भी अकाउंट खुला रहता है, ठीक है, पर कम अकाउंट खोलिए ना। किसने कहा है कि इससे भी खोल लो, इससे भी खोल लो, इससे भी खोल लो, इससे भी खोल लो। सो कम अकाउंट खोलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी को हेल्प भी करनी है तो ज्ञान से हेल्प करिए। मीनिंग जो आपके अंदर का ज्ञान है उससे आपकी एक चमक है, ठीक है, आपकी ऑरा ऐसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसे होनी चाहिए। यू शुड बी लव, कि जहां आप पहुंचे 5 लोग आपकी वाइब्रेशन से एक हायर वाइब्रेशन तक पहुंचे, तो वो जो एक लेन देन होता है एनर्जीज का, उसमें
कोई ज्यादा अकाउंट नहीं खुलता, पर आप हेल्प भी कर रहे हो। शैली तो जी, ये बात है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा मेरा आपके साथ। और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ शैली जी से पूछना है, किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं शैली जी से बात करूं, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक्स पे आपको बहुत सारी जानकारी दे सकती हैं, सोल लेवल पे दे सकती हैं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के दे सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं इनसे अक्सर बातें करती रहती हूँ, डिस्कशन करती रहती हूँ। आपको जिस भी तरह के टॉपिक पर चाहते हैं आपकी मैं पॉडकास्ट करूं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट में भी दे सकते हैं। मैं उस हिसाब से शैली जी के साथ टाइम लेकर एक बार फिर से पॉडकास्ट करूंगी। थैंक यू शैली जी, बहुत मजा आया इतने सालों बाद आपसे बात करके उसी एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच ऑल्सो, एंड आई रियली थैंक ऑल माई व्यूअर्स ऑल्सो कि अगर कुछ टाइम के लिए आप अपने को कनेक्ट करें परमात्मा से, तो देखिएगा लाइफ में क्या क्या मिराकलस चेंजेस आएंगे। थैंक यू शैली जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।